तो आज का वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और ये चौथा पेपर होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। तो हम ये इस सप्ताह का चौथा सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का देख रहे हैं जो कि वीडियो नंबर 6 है। इस सप्ताह में टोटल 6 सीरीज चला है। नेक्स्ट सप्ताह में फिर 7वां सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। 2 प्रश्न आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोनों शानदार है, शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप बिल्कुल आइए यहाँ पे, चीज़ों को समझिए और ज़रूर जो है आपको नॉलेज बढ़ेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से मैं प्लेलिस्ट सबका बना दिया हूँ सब्जेक्ट वाइज, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज जो प्रश्न है, एक प्रश्न आपके सामने में है स्टेजेज ऑफ इलनेस बिहेवियर, यानी बीमारी के व्यवहार की अवस्थाएं, यानी बीमारी कैसे कैसे व्यवहार करता है, कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ता है, कैसे कैसे अपना व्यवहार दिखाता है। उन व्यवहार के अवस्थाओं को हम लोग देखेंगे, स्टेजेज को देखेंगे कि कैसे कैसे रोग जो है अपने व्यवहार को दिखाता है, आगे की तरफ बढ़ते चलता है स्टेज बाई स्टेज। ठीक है, तो इन स्टेजेज को हम लोग देखेंगे। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बीमारी के व्यवहार के अवस्था के बारे में बताएं कि बीमारी जो है कैसे व्यवहार करता है, आगे की तरफ कैसे बढ़कर चलता है। ठीक है ना। देखिए, बीमारी के व्यवहार की प्रक्रिया वह तरीका है जिसे कोई व्यक्ति बीमारी को पहचानता है, प्रतिक्रिया करता है और उपचार की खोज करता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः 5 चरणों में विभाजित होते हैं। अब बीमारी के व्यवहार के अवस्था कहने का मतलब होता है कि यह अवस्था से व्यक्ति को पता चलता है कि उसके अंदर बीमारी हो रहा है। ठीक है, वह बीमारी के प्रति रिएक्ट करता है, वह उपचार ढूंढता है, डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया जो है टोटली 5 चरणों में चलता है, जो कि बीमारी के व्यवहार की अवस्था कहलाता है। ठीक है, अब जैसे लोग बीमार होता है, बुखार हो गया तो लोग को पता चलता है कि भाई हमें अब बुखार लग रहा है। तो अचानक से बुखार जो है, देखिएगा कि अचानक से बुखार जो है अटैक नहीं करता है। पहले आपका देह हाथ भारी होगा, ठीक है, सर दर्द करेगा और तब जाके आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे के बाद जो है फीवर पूरा आ जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग रोग होते हैं। जो लंबे अवधि के रोग होते हैं वह पहले 1-2 दिन 3 दिन ऐसे ही समय देह हाथ भारी या कुछ उससे पहले का लक्षण दिखेगा, तब धीरे धीरे जो है जाकर उसका पूर्ण लक्षण दिखता है, जहाँ पे व्यक्ति जो है तैयारी करता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। डॉक्टर के पास जाता है, दिखाता है, तो वहाँ पे व्यक्ति फिर से जब दवाई लेता है तो फिर से नॉर्मल होने लगता है। तो ये पूर्ण अवस्था जो होता है, यह व्यक्ति के व्यवहार के चरण को बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को रोग से ग्रसित समझ रहा है तो उसके अंदर यह रोग का व्यवहार जो है व्यक्ति को रोग पहचानने में मदद करता है, उसका उपचार करने में मदद करता है। ठीक है, और ये सारा प्रक्रिया जो है कुल 5 चरणों में चलता है। ओके, चलिए अब अपन सामने यहाँ पे है कि पहला स्टेज जो होता है लक्षण का अनुभव करना। पहला स्टेप यही होता है, इस अवस्था का पहला स्टेज यही होता है कि स्टेजेज ऑफ सिम्टम्स एक्सपीरियंस, यानी लक्षण का अनुभव करना। इस चरण में व्यक्ति को कोई असामान्य लक्षण महसूस होता है, जैसे बुखार, दर्द, थकावट आदि। तो मान गए पहला चरण में व्यक्ति जो है अपने आप को, उसके अंदर कुछ बदला सा लक्षण महसूस होता है। जैसे कोई ऐसे इन्फेक्शन, बुखार या कुछ होने वाला है तो देखते हुए गले में खराश होना, ठीक है, नाक बंद होना, तो ये सब जो है लक्षण का आहट होता है, लक्षण अनुभव होना शुरू हो जाता है। पहला रोग व्यवहार के चरण में यही होता है कि व्यक्ति जो है अपने अंदर किसी न किसी बीमारी के लक्षण का अनुभव करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता यह है कि इस चरण में व्यक्ति को कोई ऐसे लक्षण महसूस होता है जैसे बुखार, दर्द, थकावट आदि। मतलब कुल मिला के पहला जो रोग व्यवहार का दर्शाने का जो चरण होता है वह लक्षण से शुरू होता है, लक्षण महसूस होने से शुरू होता है। ठीक है, व्यक्ति यह पहचानने की कोशिश करता है कि यह सामान्य है या बीमारी वाला लक्षण है। कुछ लोग लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं जबकि कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं। तो कुल मिला के पहला जो स्टेज होता है वह लक्षण पहचानने का, लक्षण महसूस
होने का जो है अनुभव होता है पहला चरण में। ठीक है, रोग व्यवहार के चरण में दूसरा चरण है बीमारी को मान्यता देना, यानी यहाँ पे कन्फर्म करना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, एजम्पशन ऑफ सिक रोल। इस चरण में व्यक्ति मान लेता है कि वह बीमार है। यानी पहला चरण में लक्षण अगर अनुभव होता है व्यक्ति को, तो वह इस चीज़ को पता करता है कि हमारे अंदर जो बदलाव दिख रहे हैं जो लक्षण में, वह नॉर्मल है या फिर वो किसी बीमारी का है। ठीक है ना, तो जब व्यक्ति को पहला में तो लक्षण का जो है वह अनुमान करता है कि लक्षण किसी चीज़ का बदलाव हो रहा है, लक्षण महसूस हो रहा है। ठीक है, जब वह दूसरा स्टेप में जाता है तो कुछ लोग जो है नज़रअंदाज कर देता है उस लक्षण को, और कुछ लोग जो है उससे सीरियस होकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन कोई भी कितना नज़रअंदाज कर दे, स्टार्टिंग के लक्षण को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जब वो लक्षण गंभीर हो जाते हैं तो आपको बीमारी मानकर चलना ही पड़ता है। तो दूसरा स्टेप होता है बीमारी को कन्फर्म करना, यानी सुनिश्चित करना कि हाँ लक्षण के बाद बीमारी आ चुका है। ठीक है, तो इस चरण में व्यक्ति अपने आप को पूर्ण संतुष्ट हो जाता है कि उसके अंदर बीमारी आ चुका है। वह अपने सामान्य कर्तव्य, काम, पढ़ाई आदि से छुट्टी ले सकता है। ठीक है, जब उसे लक्षण के पता चल जाए, मान गए पहले हमको जुखाम हो रहा है, हल्का फल्का सिर दर्द हो रहा है, तो हम जो है काम करते रहते हैं। लेकिन जब ये श्योरिटी आ जाए कि नहीं अब ये चीज़ें बढ़ गया है, अब लग रहा है कि हम अब बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, तो यह कब पता चलता है, दूसरा स्टेप में आके कि अब हम बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो काम धंधा से छुट्टी लेकर रेस्ट करते हैं। ठीक है, परिवार और समाज भी उसे बीमार की भूमिका में स्वीकार करने लगते हैं। यानी आपके घर वाले भी कहेंगे कि भाई तुम बीमार पड़ चुके हैं, छुट्टी बंद कर दो काम। ठीक है ना, व्यक्ति उपचार की सोचने लगता है। और दूसरा स्टेप में जब उसे दूसरा लोग भी कहे, खुद को भी उसे लगने लगे कि हाँ हम बीमार अब हो गए हैं, वास्तव में दूसरे लोग भी कहे कि अरे यार तुम्हें तो फलान चीज़ हो रहा है, तुम्हारा शरीर गड़बड़ होने लगा है, तो व्यक्ति जो है सोचने लगता है आगे की तरफ अब इलाज कराने का। तो दूसरा स्टेप में व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हाँ हमें बीमारी हो रखा है। पहला में लक्षण महसूस करता है, दूसरा में स्वीकार कर लेता है कि हाँ बीमार से ग्रसित हो चुका हूँ किसी रोग से। तो रोग के व्यवहार के दूसरा चरण है रोग की स्वीकारता या उसे मान्यता देना कि हाँ बीमार हम पड़ चुके हैं। ठीक है ना, अब तीसरा जो पॉइंट है वो होता है मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, चिकित्सीय देखभाल संपर्क चरण। इस चरण में जब रोगी दूसरा चरण में सोचने लगता है कि हाँ हम बीमार हो चुके हैं, तो दूसरे चरण में ही सोचने लगता है कि आगे हमें अब क्या करना है। तब जाके वो तीसरा चरण में किसी डॉक्टर से मिलता है, दिखाता है। ठीक है, व्यक्ति किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करता है, यह जानने की कोशिश करता है कि लक्षण किस बीमारी के हैं और उपचार क्या है। रोग की पुष्टि और उपचार की योजना इस चरण में बनती है। तो ये मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पे कोई व्यक्ति जो दूसरा स्टेप तक, जो दूसरा स्टेजेस तक ये मान के चल रहा था कि हाँ हम में कुछ समस्या आ गई है, अब उस समस्या को कन्फर्म करने के लिए वो किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या किसी डॉक्टर से जाकर मेडिकल कांटेक्ट करता है और वो प्रयास करता है जानने का कि क्या समस्या है, क्या किस चीज़ का लक्षण है, कौन सी बीमारी है और इसे कैसे जो है ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर से जाकर मिलता है तीसरे चरण में। कोई भी व्यक्ति, ये किसी भी बीमारी के बारे में बात हो रहा है, जिस बीमारी का बात हो रहा है, जब कोई व्यक्ति प्रथम बार किसी डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट कराने, तो कहीं ना कहीं तीसरे स्टेज में होता है, रोग व्यवहार के चरण में, वह तीसरे चरण में होता है, तब जाके वो डॉक्टर से मिलता है। ठीक, उसके बाद होता है यहाँ पे चौथा चरण आश्रित रोगों की भूमिका, यानी डिपेंडेंट पेशेंट रोल। यहाँ पे जो है क्या होता है, आश्रित रोगी की भूमिका में व्यक्ति आ जाता है। अब व्यक्ति पूर्ण रूप से रोगी की भूमिका निभाता है, वह डॉक्टर के निर्देशों का पालन करता है, दवा लेता है, आराम करता है। इस चरण में व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे परिवार, नर्स, डॉक्टर आदि। ठीक है, जहाँ तक तीसरे में वह कन्फर्म करने आया था, चेक कराने आया था, उपचार का योजना जानने आया था, तो लक्षण तो पहले से उसमें मौजूद था ही। दूसरा में उसे लगा ही कि हम किसी समस्या से ग्रसित हो चुके हैं, समस्या से। तीसरा में उसे डॉक्टर के पास आया, कांटेक्ट किया, चिकित्सीय संपर्क स्थापित किया। तीसरा में उसे डॉक्टर देखभाल किए, जांचे। अब डॉक्टर उसे बता दिए हैं कि आपको फलाना रोग है, फलाना समस्या है,
तो अब रोगी जो है अपने आप को पेशेंट की भूमिका में आ जाता है। जो आदमी गया है वह अब पूर्ण रूप से रोगी की भूमिका में रहने लगता है, ठीक है। वह डॉक्टर के निर्देशों का पालन करता है, दवा लेता है, रेस्ट करता है और इस चरण में दूसरों पर वह निर्भर होता है, जैसे परिवार पर, नर्स पर, डॉक्टर पर। जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति बीमार हो जाता है तो दूसरे पर निर्भर हो ही जाता है। तो ये अपन जो है आश्रित हो जाता है चौथे में, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो समझ रहे हैं ना। आगे यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो वह है पाँचवा, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, स्वस्थ भूमिका और पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति। अब इस चरण में होता है रोग व्यवहार के पाँचवें चरण में ये होता है कि व्यक्ति स्वस्थ की भूमिका में आ जाता है, पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति की भूमिका में आ जाता है। रोगी अब ठीक होने लगता है और समान जीवन में वापस लौटता है, ठीक है ना। पाँचवा चरण में फिर से अपने जिम्मेदारी और दिनचर्या को अपनाता है। यदि बीमारी पुरानी हो, क्रॉनिक इलनेस हो, तो पुनर्वास की प्रक्रिया अपनाता है, रिहेबिलिटेशन का प्रक्रिया अपनाता है। तो पाँचवा जो चरण है बेसिकली इसमें स्वास्थ्य की भूमिका में होता है। अगर लंबे समय की बीमारी है तो व्यक्ति रिहेबिलिटेशन में जो है काम करता है, ठीक है ना, पुनर्वास की प्रक्रिया में होता है। तो कुल मिला के यह 5 रोग चरण की प्रक्रिया है जो लक्षण अनुभव करने से शुरू होता है और स्वस्थ होने तक जो है चलता रहता है, ठीक है। तो ये रोग व्यवहार के 5 चरण मैंने आपको बता दिया, ओके। अब एग्ज़ाम में हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हम जो लेकर आए हैं ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रोग के 5 मुख्य प्रिंसिपल, यानी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भाई रोग यानी प्रिंसिपल ऑफ डिजीज, यानी रोग के सिद्धांत बताएं, ठीक है ना। रोग के सिद्धांत बताएं, रोग के क्या सिद्धांत होते हैं, थ्योरी बताएं रोग के। तो यहाँ पे डिजीज के 5 मुख्य थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए समझिएगा। पहला है सुपरनेचुरल थ्योरी, अलौकिक सिद्धांत, ठीक है, या फिर ऐसा सिद्धांत जो अलौकिक है जिसे लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस सिद्धांत में माना जाता था कि बीमारी भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा, ईश्वर की नाराज़गी, पाप या टोटकों की वजह से होती है। पहला सिद्धांत जो सुपरनेचुरल का है, इसमें दैवीय शक्ति को बीमारी का रीजन माना गया, जिसमें माना गया कि भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा, ईश्वर की नाराज़गी, ठीक है, पाप या टोटका, ये वजह जो है बीमारी होने का है। तो पहला सिद्धांत सुपरनेचुरल थ्योरी का होता है, जो कि ये पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। पहले के लोग साइंस से उतना वाकिफ़ थे नहीं, तो वो ज़्यादातर मामले में जानते थे कि अगर किसी को बीमारी हुआ है तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा या भगवान हमसे रूठ गए हैं, पाप या टोटका का वजह हो सकता है बीमारी। तो इसीलिए इसे सुपरनेचुरल थ्योरी, अलौकिक शक्तियाँ सिद्धांत कही गई, ठीक है। अब पहले के लोग इसका कैसे जो है इलाज करते थे, अलौकिक शक्तियाँ का इलाज कैसे करते थे, जो लोग मानते थे कि ऐसे होता है, तो उसका इलाज जो है जैसे मानते थे कि भगवान नाराज़ हो गए हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि तंत्र मंत्र है, भूत प्रेत से हुआ है। तो पहले इलाज लोग इसका तांत्रिक से, पुजारी से, ठीक है, झाड़ फूंक से कराते थे, ठीक है ना। यह जो है थ्योरी पुराने ज़माने में मानी जाती थी। यह सिद्धांत लोग पहले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा मान कर चलते थे। सिद्धांत मतलब क्या होता है, मान कर, फॉलो करके चलना। तो पहले के लोग जो रोग के एक सिद्धांत में एक ये मानते थे कि ये जो रोग हो रहा है कहीं न कहीं दैवीय शक्ति के वजह से हो रहा है, किसी न किसी एक शक्ति है जिसके वजह से, सुपरनेचुरल थ्योरी इसीलिए उसे कहता था, ठीक है ना। उदाहरण के लिए किसी को अगर बुखार लगी होती थी पहले, तो लोग कहते थे कि इसको कोई ऊपरी हवा लग गया है, और ये जो है लोग इसे झाड़ फूँक कराते थे, ठीक है ना। तो ये जो है आपका हो गया क्या चीज़, पहला पॉइंट जो है हो गया सुपरनेचुरल थ्योरी। यह डिजीज का पहला थ्योरी है।
अब एक और थ्योरी है मियाज़मेटिक थ्योरी। मियाज़मेटिक थ्योरी जिसे मियाज़मा थ्योरी भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। यह थ्योरी कहती थी कि बीमारी गंदी हवा, बदबू या सड़न से निकलने वाले गैसों से होती है। यह मियाज़मा थ्योरी, मियाज़मा सिद्धांत जिसे मियाज़मेटिक थ्योरी भी कहते हैं, यह थ्योरी कहता था पहले कि जो मतलब व्यक्ति के अंदर बीमारी हो रहा है, यह कहीं न कहीं किसी न किसी गंदी हवा से, बदबू से, किसी चीज़ के सड़ने से जो गैस निकलता है उससे बीमारी होता है। कुछ हद तक ये थ्योरी ने बातें कुछ हद तक सही कहा, क्योंकि गंदी हवा, बदबू और कोई चीज़ के सड़ने से जो चीज़ें निकलती हैं, सूक्ष्म जीव उससे जो निकलती हैं वो बीमारी पैदा करता है। तो कुछ हद तक इसका रास्ता ठीक था इस सिद्धांत का, समझ गए ना। लेकिन पूर्ण रूप से यह जो है सही नहीं कह रहा था। उदाहरण के लिए प्लेग, हैजा, मलेरिया जैसे बीमारियां सड़ी गली चीज़ों से फैलती है, पहले ऐसा माना जाता था और अभी भी बहुत सारे कंडीशन में ये चीज़ें होता ही हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो दूसरा जो सिद्धांत है रोग का, वह मियाज़मेटिक सिद्धांत है। मियाज़मेटिक सिद्धांत है कि अनेक चीज़ों का जो स्रोत था वो प्रदूषण था और प्रदूषण से लोगों में जो है रोग होता था। यह मियाज़मेटिक सिद्धांत कहलाता है। जैसे गंदी हवा, बदबू या सड़ने से, पानी से, गंदी पानी से, इन सब से रोग होता था, ये पहले कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये जो है आपको हो गया मियाज़मेटिक सिद्धांत। ओके, आगे का सिद्धांत है जर्म थ्योरी जिसे कीटाणु सिद्धांत कहते हैं। जर्म थ्योरी में कहा गया, यह सिद्धांत कहता है कि बीमारी सूक्ष्म जीवों से, जर्म से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरस या फंगस से। ठीक है ना। बताया किसने? तो बताया लुई पास्चर ने और रॉबर्ट कोच ने। तो जब इन्होंने इस चीज़ को बताया कि बहुत सारे रोग जो है सूक्ष्म जीवों से होता है, जर्म से यानी कीटाणुओं से होता है, वह कीटाणु है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो कहीं न कहीं साइंस में एक जो है बहुत बड़ा क्रांति आया, क्योंकि यहाँ पे बताने वाले लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच थे। इन्होंने बताया ही नहीं, सिद्ध भी किया इस चीज़ को। तो कहीं न कहीं जर्म थ्योरी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित में आ गया। क्यों? क्योंकि जर्म थ्योरी जो है यह जो है बताया कि सूक्ष्म जीव के कारण जो है बहुत सारे रोग होते हैं और यह सिद्धांत जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। ओके, उदाहरण के लिए जब जर्म थ्योरी का मैं बात करूं कि कीटाणुओं से होता है, इन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि कीटाणुओं से होने वाला में आपका टीबी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, टाइफाइड है, हैजा है, कोरोना वायरस है। ये सब जो है कहीं न कहीं किसी न किसी सूक्ष्म जीवों से होता है। तो बात जो है कहीं न कहीं ये जो है सत्य भी साबित हुआ। अब जर्म थ्योरी का महत्व ये हुआ कि यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान की नींव बना और वैक्सीन, एंटीबायोटिक बने इसी जर्म थ्योरी देने के बाद। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जर्म थ्योरी एक बड़ा क्रांति लाया देख रेख एंटीबायोटिक के दुनिया में, जिसके बाद जो है क्या हुआ, नींव डाला, वैक्सीन बना, एंटीबायोटिक बना जर्म थ्योरी आने के बाद ही, समझ। अब जो चौथा थ्योरी था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, वह एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी है, रोग प्रसार सिद्धांत। रोग प्रसार सिद्धांत यानी एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी में ये कहा गया कि यह थ्योरी कहती है कि बीमारी के फैलने में 3 चीज़ें जिम्मेदार है। यानी एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ने कहा कि भाई देखो, ठीक है कि बीमारी जो है जर्म से होता है, कीटाणु से होता है, ये बातें बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ने कहा कि भाई चलो ठीक है, जीवाणु तुम्हारा मान लिए कि रोग पैदा करता है, लेकिन एपिडेमियोलॉजी ने कहा कि कोई भी बीमारी 3 चीज़ों के होने से ही, जिम्मेदार होने से ही बीमारी फैलती है। यानी कहीं ना कहीं यह जर्म थ्योरी का जो सिर्फ और सिर्फ कीटाणु के कारण होने का जो दावा था उसको चैलेंज किया और यह बताया कि बीमारी जो है 3 एजेंट्स के मिलने से ही जो है होता है। कैसे, देख लीजिए। जैसे बताया गया 3 एजेंट, पहला एक है एजेंट जो बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल होता है। होस्ट होता है जो मेज़बान करता है।
वह व्यक्ति जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, वह व्यक्ति के अंदर जो है यह वायरस प्रवेश कर जाता है, जिसका भी बॉडी में कमज़ोर इम्यूनिटी होता है। अब तीसरा होता है पर्यावरण, गंदगी, पानी की कमी, गर्मी, सर्दी, ये सब जो है आपका पर्यावरण में उतार चढ़ाव आपके बीमारी को, खतरा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये 3 एजेंट के बिना कोई भी रोग नहीं हो सकता है। यह जो है एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी कहा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपको समझना पड़े तो उदाहरण के लिए मलेरिया में एजेंट प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का एजेंट है प्लाज्मोडियम, तो ये अपना एजेंट हो गया। होस्ट खुद इंसान होता है और पर्यावरण में जैसे प्लाज्मोडियम कहाँ पे जो है मच्छर ज़्यादा पर पनपता है, तो रुका हुआ पानी, गंदे पानी में ज़्यादातर पनपता है। तो ये पर्यावरण में गंदा पानी आपका इन्वायरमेंट हो गया कारण, होस्ट हो गया खुद इंसान, और एजेंट हो गया प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का एक एजेंट है। तो ये 3 चीज़ मिलकर एक जो है मलेरिया पैदा कर दिया। ठीक है ना। अगर मान गए पर्यावरण में रुका हुआ पानी ही नहीं रहेगा, पर्यावरण में रुका हुआ पानी कहीं पे नहीं दिखेगा तो कोई मच्छर पनपेगा नहीं, पनपेगा, और न मच्छर नहीं पनपेगा तो काटेगा नहीं, फिर जो है अपना मलेरिया होगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे सब लिंकेज होता है। और पांचवा और सबसे लास्ट है यहाँ पे मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी, अनेक कारक सिद्धांत। यह थ्योरी कहता है कि बीमारी सिर्फ जो है एक कारण से नहीं होकर बल्कि अनेकों कारण से मिलकर होता है। कारण कौन कौन हो सकते? कारण में हो सकते हैं बैक्टीरिया, खान पान, तनाव, खराब जीवन शैली, आनुवांशिक, जीन, पर्यावरण। तो मल्टी फैक्टोरियल ने कहा कि कोई एक कारण से बीमारी नहीं होता है, मल्टी यानी अनेकों कारण मिलकर, अलग अलग जो है मिलकर वह बीमारी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हार्ट अटैक किसी को आता है तो उसमें मोटापा भी उतना जिम्मेदार होता है, धूम्रपान जिम्मेदार होता है, तनाव जिम्मेदार होता है, परिवार का इतिहास भी जिम्मेदार होता है। तो देख लीजिए मल्टी फैक्टर, अलग अलग कारक जो है जिम्मेदार बन रहा है ना एक हार्ट अटैक के लिए। उसी प्रकार से डायबिटीज के लिए खान पान प्लस मोटापा प्लस उम्र, ये जो है आपको भूमिका निभाता है डायबिटीज होने में। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना अलग अलग कारण बन रहा है, इसीलिए इसे मल्टी फैक्टोरियल कहा जाता है। ओके, तो कुल मिला के मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन करा दिया। पहला कराया स्टेजेज ऑफ डिजीज, यानी डिजीज के जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को मैंने बताया। दूसरी चीज़ें जो आपके प्रिंस थ्योरी है, डिजीज का थ्योरी है, वह थ्योरी को मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अगर आपको डिजीज का पूछे स्टेजेज बताइएगा, अगर डिजीज का थ्योरी प्रिंसिपल पूछे तो यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।